हाँ जी, वेलकम। तो आज की हमारी कन्वर्सेशन जो है इस वक्त वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। तो गैलीलियन हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद हम मूव करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि हमने किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटोनियन फिजिक्स में रहते हुए कैसे व्यू करना है कि कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको कैसे देख रहा है। हसन, सही कह रहा हूँ मैं या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इसको अब हम लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम का जो पॉडकास्ट था वो लंबा हो गया था। उसकी एक वजह ये भी थी कि हमने लिखने में बहुत टाइम सर्व किया था। तो इस बार हमने, आप कह सकते हैं कि पहले से लिखा हुआ है, मैं सिर्फ स्क्रॉल करूंगा और ठीक है। अ, मैंने डिटेल सारी प्रोवाइड की हैं। तो मैं, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड रीडर है वो पॉज कर करके देख सकता है डिटेल्स। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड रीडर नहीं है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट राइट। रिजल्ट्स पे चला जाऊंगा ताकि तो जरा इस पे जल्दी खत्म हो जाए ये। राइट, इस पे मैं एक थोड़ी सी एक बात चल 2 मिनट में, 1 बिल्कुल। मिनट बल्कि कहना जरूर चाहता हूँ कि जरूर जरूर। अगर किसी ने इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से पढ़ना है तो ये बुक है बर्ट्रैंड रसल की, द हम्म एबीसी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें बहुत फिलोसफिकली और इंट्यूटिवली, जिसको कहते हैं ना, इसको उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, कि समझने के तौर पर इन चीज़ों को, इसके पहले 2 चैप्टर बहुत अच्छे हैं। अगर किसी के पास ये हो तो ज़रूर पढ़े। दैट्स इट। हसन, ठीक। प्लीज। अच्छा, तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ जी। अच्छा, तो देखते हैं मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट, जैसा कि आपने कहा कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अच्छा, सबसे पहले मैंने वेव इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन उसको आप ये वाली वेव भूल इक्वेशन जाए। इसको लेकिन आप इग्नोर हाँ जी। करो अभी। सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, आप ये कह सकते हैं कि, जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एट एनी मोमेंट अगर आप समझते हैं कि आप मेरी किसी कही भी बात को ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड। तो हम्म, सपोज करें कि आपके पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, ठीक है, जिसको एक को तो मैंने एस कहा हुआ है ये, और दूसरा एस प्राइम है, वो मैंने लिखा नहीं है, एस प्राइम है दूसरा, ये जो उसकी रिलेटिव मूव कर रहा है स्पीड वी से। अच्छा, अब हम एक बात ये है कि कई लोगों को जब स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ते हैं वो, तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरे का पूरा। तो जैसे कि एस के ऊपर आप देख सकते हो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, ये एक्स वाई जेड जो है, ये एक्स वाई और जेड। और ये जो एस प्राइम है उसके अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको मैंने कहा हुआ है एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। और दोनों में एक टाइम भी है, लेकिन वो मैंने, जाहिर है वो मैं दिखा नहीं सकता इस तरह। खैर, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि एक इवेंट है जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हो ये इवेंट है पी, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि एक इवेंट के 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और एक टाइम कोऑर्डिनेट। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो एक तरह से पूछ रही हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट के अगर कोऑर्डिनेट्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फॉर एग्जांपल एस में अगर एक्स वाई जेड और टी हैं, तो एक्स प्राइम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेल, आई थिंक ये सही है। पता करना सो इतना मुश्किल नहीं है। जी। अगर अगर सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा कोई बीच बात नहीं, में कोई बात नहीं, कोई इंटरप्ट बात कर। नहीं, करें। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं एक सड़क है, बिल्कुल हम्म प्लेन, राइट। हम्म एस जो है उसके ऊपर मैं हूं, बंदा खड़ा हुआ है। एस प्राइम साइकिल पे, गाड़ी पे, कोई एक और बंदा है जो किसी डायरेक्शन में मूव हो रहा जी। है, राइट। तो और हम हाँ जी, हम बिल्कुल इनको सही कह रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वर है उस पर, वो किस लोकेशन पे खड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं हैं। पड़ता कि वो इंसान हो, जानवर हो, या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाला कोई हमारे पास इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, हम्म, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसको हम बिल्कुल ओवरऑल जनरली एक ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। ठीक। तो ये ठीक यानी होगा कि अगर हम ऐसा कहें तो? बिल्कुल, क्यों स्पेशल रिलेटिविटी तब भी सही थी जब इंसान नहीं थे, हाँ, तो सही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान है यानी। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि मैंने ये दिखाया हुआ है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी का, वो मैंने शो किया हुआ है ग्रीन में। और एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट जो है, जो कि मैंने एक्चुअली एस प्राइम के ओरिजिन से नापना शुरू किया है, वो भी मैंने दिखाया हुआ है नीचे ग्रीन कलर में। सही।
तो अब आप एक चीज देख सकते हो। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूं कि ज्यादातर आप टेक्स्ट बुक्स में देखते हो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है एस प्राइम ऑब्जर्वर। एक्स डायरेक्शन में कोई खास बात नहीं है, कन्वेंशन है सिर्फ, एक कुछ भी नहीं या है ये, ठीक है। या अच्छा, तो अब आप ये देख सकते हो कि अगर आप ये डिस्टेंस देखो, सॉरी, अगर आप ये डिस्टेंस देखो, एक्स ये वाला जो है सारे का सारा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ दो डिस्टेंसेस में। एक डिस्टेंस जो है वो ये है, यानी कि यहां हम्म से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर, अच्छा यहाँ पे एक एग्जम्पशन है जो कि मुझे बतानी चाहिए, वो ये है कि जब टाइम यानी कि टी जो है वो 0 था, तो दोनों ऑब्जर्वर्स के ओरिजिन जो थे वो कोइंसाइड कर रहे थे। ये असम्पशन है यहाँ ठीक पे, ठीक है। ठीक तो अगर ये बात सही है, तो टी टाइम के बाद, और मैंने ये बताया शुरू में कि ये जो एस प्राइम है इसकी स्पीड जो है वो वी है रिलेटिव टू एस। तो टी टाइम में कितना, ये टी टाइम का मतलब वो दूसरा वाला टी नहीं है टी यानी कि टाइम टी में कितना दूर जाएगा एस प्राइम दैट्स माय टी एस टाइम प्राइम। राइट हाँ एग्जैक्टली, वो मेरा खत्म हो गई है वैसे टी। अच्छा चले, तो एस प्राइम जो है कितना दूर जाएगा एस से, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये जो डिस्टेंस होगा जो कि कवर करेगा एस प्राइम, एस जो एस से डिस्टेंस जो है उसका वो वी टाइम्स टी है सिंपली। अच्छा, और ये जो आगे डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें पता है कि वो एस एस सॉरी एक्स प्राइम है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि एक्स एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम। लेकिन मुझे तो जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो एक्स प्राइम का एक्सप्रेशन था, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि एक्स प्राइम इज नथिंग बट एक्स माइनस वी टी। हम्म ओके, तो ये एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा अब आप इसमें दूसरी एक चीजें और देख, बात हाँ सॉरी जी। एक बात और मैं नहीं बताऊंगा नहीं, आपने सॉरी नहीं, कहा आप कि जब भी आप चाहें आप इंटरप्ट कर सकते हाँ, हैं। आपने कहा कि इसमें एक्स की हम्म। कोई अहमियत नहीं है ऐसे ही यहाँ पर माइनस की भी कोई अहमियत नहीं ये हाँ प्लस भी हो सकता बिल्कुल, था ये प्लस भी हो प्लस भी हो सकता सकता था राइट सो है। मैं जरा ये वाजे करना चाह रहा था कि कोई यानी कि ऐसी फॉर खास नहीं है एग्जांपल, कि ये माइनस है हाँ एग्जैक्टली, गो फॉर अहेड एग्जांपल गो अगर अहेड आप एस प्राइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो, तो एस पीछे जा रहा है, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो माइनस, वेलोसिटी जो है वो माइनस वी उसके लिए होगी। प्लस होगा ठीक है हाँ एग्जैक्टली, इसके लिए प्लस होगा फिर। अच्छा, अब आप एक चीज देख सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट जो है पी का वो सेम है एस और एस प्राइम में, और यही बात एक्चुअली जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी सही है, ठीक है। क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है एस प्राइम की रिलेटिव टू एस। तो वाई कोऑर्डिनेट जो एस में है वही एस प्राइम में है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, सिंपल। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो क्रूशियल क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएट करता है गैलीलियन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को, वो ये है कि टाइम कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। और चूंकि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और एक्चुअली गैलीलियो का जो टाइम है वो न्यूटन से भी पहले का है, तो न्यूटन खुद भी ये समझता था कि टाइम इज एब्सोल्यूट, तो गैलीलियो भी ऑब्वियसली ये समझता था कि टाइम इज एब्सोल्यूट। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर एट द और सॉरी एट द इंस्टेंट जब इन दोनों के ओरिजिन्स कोइंसाइड कर रहे थे, अगर वहां पे टाइम में 0 लूं, उसके बाद टाइम इक्वल आप कह सकते हो रेट से फ्लो करेगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। इक्वल रेट का मतलब ये है कि इक्वल टाइम फ्लो करेगा, और ये आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर दोनों अपनी घड़ियां देखे तो सेम टाइम दिखेगा उनको, वो ये एक तरह से assumption ले रहे हैं। तो इसका मतलब है टाइम टी प्राइम इज इक्वल टू टी, सिंपल। ये मतलब है इसका, ये लास्ट, ये सॉरी, ये जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली, ये assumption जो है एक्चुअली डिफरेंशिएट करती है। बड़ा डिफरेंस जो है रिलेटिविटी में और क्लब यानी कि हम्म, रिलेटिविटी में और प्री रिलेटिविटी एरा में, ये बड़ा डिफरेंस है। सही तो इन ये जो ग्रीन में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, इनको मैंने आगे ब्लू में नाम दिया हुआ है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब मैं आगे जा सकता हूँ, आपने कोई बात तो नहीं करनी इसके हवाले से? बस हमने ये समझ लिया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं तो ठीक। इससे पहले कि हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर तो जब हम्म हम ये कहते हैं कि कोई चीज न्यूटन के लॉज इनवेरिएंट है तो क्या आप हम्म। क्विकली कोई मिसाल दे सकते हैं कि उसका क्या मतलब होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अगर आपके, अच्छा मैं ये करके दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अगर मैं कहूँ कि एफ अ, इक्वल एम ए या एफ इक्वल हम्म। एम टाइम हाँ डी डी टू टाइम डी एक्स डी टी हाँ, स्क्वायर मैं हो सकता है पूरी डेरिवेशन ना करूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि व्हाट वी मीन बाय दैट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है, सो न्यूटन सेकंड लॉ, वो कई लोगों के जिसकी कई फॉर्म्स हैं, उसको आप एफ इज इक्वल टू एम ए भी कह सकते हो। इसको आप ये भी कह सकते हो कि एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आप कह Yeah. सकते हो। तो अगर आप इस लॉ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करो, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, ठीक है, Mhm. और दूसरी बात ये कि t प्राइम इज इक्वल टू t। तो इट टर्न्स आउट के क्या कहते हैं, अच्छा अब ये चीज आप बहुत आराम से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आई थिंक मैं करके दिखा भी सकता हूँ, ये इतना छोटा है ये, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि ओके व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू न्यू टाइम, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, बट वी कैन सी कि जो न्यू टाइम है वो ओल्ड टाइम की इक्वल है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट दिस। It's the अब same. एक चीज आप देखो कि मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये बहुत क्रूशियल बात है कि मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि x प्राइम में t की सिर्फ लीनियर टर्म है, तो सेकंड डेरिवेटिव को फर्क ही नहीं पड़ता सेकंड टर्म से, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूं x प्राइम का, हम देख सकते हैं कि ये जो vt वाली टर्म है इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जीरो, क्योंकि इसमें Zero. t की अच्छा, पावर ही 1 है। इसमें एक और अहम बात भी है कि v हाँ इसमें हाँ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत इनर्शियल जरूरी फ्रेम बात है। ये बड़ी है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात है हाँ जी, कि हम ये अस्यूम करें कि इनर्शियल फ्रेम है, नेचुरल इसलिए फ्रेम है। v कांस्टेंट है। हाँ, गो अहेड प्लीज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सिंपली ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ये, यानी कि ये इनवेरिएंट है, ये सेकंड डेरिवेटिव जो है, इसका मतलब है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इनवेरिएंट है। इसमें इसका मतलब एक ये चीज, हुआ, हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इनर्शियल फ्रेम को जो इसरा जो एक्सेलरेशन नजर आ रहा होगा, वैसा ही एक खड़े हुए इंसान को भी नजर आ रहा होगा, और वही एक हाँ कांस्टेंट स्पीड से जाने वाले को भी लग रहा होगा। इसकी रीजन ये हाँ है कि अगर ये ना होता तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल थे कि एक चलने वाले को स्पीड उसकी डिफरेंट फोर्स डिफरेंट लग रही है, और रुके हुए को फोर्स डिफरेंट फील हो रही है। हम्म। तो हाँ प्लीज। अच्छा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये न्यूटन सेकंड लॉ अब देख सकते हैं कि ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये वो है इनवेरिएंट है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि सेकंड डेरिवेटिव इनवेरिएंट है। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कोई पूछे कि ओके क्या फोर्स इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर? हाँ बिल्कुल फोर्स इनवेरिएंट है। एक्चुअली जब हम जाएंगे रिलेटिविटी में, वैसे में हम ये करेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत आगे चला जाता है, रिलेटिविटी में फोर्स इनवेरिएंट नहीं होती, फोर्स चेंज होती है, ठीक है। तो वहां पे और डायनेमिक्स और गंदे आप कह सकते हैं, गंदे या कॉम्प्लिकेटेड जो भी आप कहना चाहें, खैर। तो उस पे तो अब हम अभी जाएंगे हमने, नहीं। हाँ नहीं उस पर नहीं जा रहे हम। अच्छा चले, तो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कर ली हैं। अब हम एक चीज कर सकते हैं कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में वेव इक्वेशन डिराइव की थी। अब वेव इक्वेशन को मैंने ये शो करना है कि ये इनवेरिएंट नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, और इसकी मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ, कोई इंटरेस्टेड रीडर हो तो वो देख सकता है या देख सकती है। अच्छा, ये हमें ये याद रखना हमने होगा, लिखी थी, हाँ जी, सॉरी, हमने लिखी थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन। हाँ ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, बल्कि कोई देखना चाहे तो देख सकता है। वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म की थी, यू की बजाय कभी उसमें ई आ जाता है और कभी उसमें बी आ जाता है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई आ जाता है, तो फॉर्म उसकी एग्जैक्टली वही रहती है। हाँ जी प्लीज। हाँ, और ये जो मैंने v लिखा हुआ है ये दरअसल स्पीड है, वो बाद में हमें पता लगा था कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसको आप c से भी रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा चलें, तो अब हमें याद रखना होगा कि ये जो लेप्लाशियन है इसका मतलब क्या होता है। लेप्लाशियन का मतलब ये होता है कि आप सेकंड डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम और फिर उनको ऐड कर दो। हाँ स्पेस, एग्जैक्टली। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया कि व्हाट डू वी मीन बाय सेकंड डेरिवेटिव। इट मींस के पहला डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। अब मैंने चेन रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया, और चेन रूल के बाद आप देख सकते हो कि अब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ जी, मैं चेन रूल, कोई बात नहीं। आप ये समझ लें कि जो हमारे जिसने भी एफएससी तक लेवल की मैथ पढ़ी हुई है उसके लिए समझना आसान होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो परेशान ना हो, जस्ट कंटिन्यू फॉलो द कन्वर्सेशन और आपको एंड में बात समझ आएगी। मैं बल्कि ना ये रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी ने देखना हो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के लिए क्या थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप आराम से देख सकते हो कि ये मैंने लिखा हुआ है कि नाउ पार्शियल एक्स प्राइम ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1। ये देखना बड़ा आसान है कि अगर आप डेरिवेटिव लो तो ये 1 आता है। इसका मतलब है कि जो एक्स का डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, इट डजंट चेंज। ओके, एक्चुअली वाई और जेड के लिए तो और भी आसान है ये देखना, क्योंकि वो तो है ही वैसे वो, हाँ एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि लैप्लाशियन चेंज नहीं होता, ठीक है, जो मसला होगा वो टाइम में होगा। अच्छा, आपने ये जो लिखा है लैप्लासियन का इक्वल 12, इसका क्या मतलब है? ये जो 12 नहीं है, ये सॉरी ये वो है, हाँ आई नो
ओके, ये जो मैंने प्राइम्स डाले हुए ना, ये प्राइम है। ओके, मैं लिख देता हूँ बल्कि हाँ, ये मैं ये इसकी तरफ वजाहत चाहता था। हाँ, ये ऐसे में इसके ऊपर प्राइम डला हुआ है हाँ, और फिर ये 12 नहीं है स्क्वायर है। ये। हाँ, ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा, अब टाइम की बात करते हैं। अब टाइम में हमें याद रखना पड़ेगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम दो जगह पे आता है, एक तो एक्स प्राइम में आता है और एक टी प्राइम में आता है ऑब्वियसली। हम्म, अब यहाँ पे ना हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे लोगों को, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने जो फॉर एग्जांपल अभी आप जो एफएससी की मैथ्स की बात कर रहे थे, वहां पे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस अगर आपने यू नो पढ़नी है। पढ़नी हो, तो फिर चेन रूल आप कैसे लगाओगे? आप ये करते हो कि आप चेन रूल लगाते हो विद रिस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल और फिर इनको ऐड कर हम्म, देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं आपके पार्शियल ओवर पार्शियल टी है। अब हमें पता है कि हमने अगर प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स में जाना है तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके, टी जो है वो किस किस प्राइम्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि वो एक्स हम्म, प्राइम पे भी डिपेंड करता है और टी प्राइम पे भी डिपेंड टी प्राइम करता पे है। भी, हाँ। ठीक है, तो मैंने चेन रूल को एक तरह से लगाया है और दोनों वेरिएबल्स डाले और उनको ऐड कर दिया। तो इसको इसको अगर कोई इंटरेस्टेड रीडर हो तो आई थिंक थॉमस एंड फिनी उठा के देख ले वो इसको। वैसे आई थिंक ये जो रूल, ये जो है ना, अगर कोई मैथमेटिशियन है वो बहुत रिगरस होना चाह रहा है, तो आई थिंक ये आता है रिजल्ट, इसको कहते हैं ऑयलर्स इंक्रीमेंट थ्योरम, ये वहां से आता है रिजल्ट। खैर, अब हमें जैसे कि मैंने वो पहले भी लिखी थी गैलरियन ट्रांसफॉर्मेशन में, दोबारा लिख दूं, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, और दूसरी बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये ये यूज सबसे अहम करके बात है। हम, हाँ एग्जैक्टली, तो ये यूज करके हम ये वाला डेरिवेटिव, ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, ठीक, तो मैंने वो नीचे रिजल्ट लिख दिया इसका, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। जो एक्स प्राइम ओवर, सॉरी, पार्शियल एक्स प्राइम ओवर पार्शियल टी है, वो क्या कहते 1 हैं, होगा। 1 ओवर, हाँ एग्जैक्टली। हम्म, आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव वी है। ओके सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव वी है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव वी है। ओके, और टी प्राइम, पार्शियल टी प्राइम ओवर पार्शियल टी जो है वो सिंपली क्या है, वो सब 1 है और कुछ भी नहीं हम्म, है। हम्म, ठीक है, ओके। सो अब हम नीचे जाते हैं। सो यहाँ पे माइनस है, माइनस वी। खैर, तो अब मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ अगर, तो हम देख सकते हैं कि मैं आपको अभी बताया था ऊपर कि व्हाट यू मीन बाय सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि पहले डेरिवेटिव लो और दोबारा डेरिवेटिव लो। हम्म, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी को हम देख चुके हैं ऊपर कि वो क्या होता है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, पार्शियल ओवर पार्शियल टी दो दफा लिख दिया, एक बार हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, एक बार राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया। खैर, तो अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो, खैर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये ये वाला नेगेटिव माइनस की होगा। वजह से ना, हाँ हम्म, बस ठीक है। खैर, आई थिंक एट द एंड रिजल्ट जो है वो सही है कि जो आप देख सकते हो कि ये जो पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये इनवेरिएंट नहीं है। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेव इक्वेशन जो है वो ये बनेगी, ये जो मैंने ग्रीन में लिखी हुई है। हम्म, हम्म, तो ये बिल्कुल वैसी नहीं है। जो ये मैंने बड़ा वी इसलिए लिखा था कि वो छोटे वी से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। छोटा हम्म, वी जो है ना, वो दरअसल एक फ्रेम की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फ्रेम। या और ये जो बड़ा वी है, ये ओरिजिनल वी जो था वेव इक्वेशन में, जो वेव की यानी स्पीड है, ये वो है। राइट, यानी अगर हम खैर, एट द यहाँ एंड, पर, हाँ जी, हाँ सॉरी, अगर हम कोई यहाँ बात पर नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन रखें तो बड़ा वी इज एक्चुअली सी स्क्वायर। एक्चुअली सी स्क्वायर, एग्जैक्टली, बड़ा राइट। वी स्क्वायर एक्चुअली सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये बात बहुत जरूरी है जो देखने के, वेव इक्वेशन इज नॉट इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैक्सवेल इक्वेशन, अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि आप मैक्सवेल इक्वेशंस इटसेल्फ को देखो कि क्या वो इनवेरिएंट हैं। हमने वो किया नहीं है टाइम की किल्लत की वजह से, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि मैक्सवेल इक्वेशंस इटसेल्फ इनवेरिएंट नहीं होंगी हम्म, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आइंस्टाइन ने देखा था अच्छा, कि, इसका इसके हम्म, इनवेरिएंट ना होने का मैं जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इसके मतलब बहुत इसकी इसकी ये कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्कशन नहीं है। इसके हम्म, फिजिकल मीनिंग है। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास एक तार है, राइट, ऐसे लूप पड़ा हुआ है और मैं मैग्नेट उसमें मूव करता हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। और अगर हम्म, मैं इसको इसमें मूव करूं तो तब भी वही इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, लेकिन उन दोनों की हाँ, एक्सप्लेनेशंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। हम्म, पर हम्म, जो यानी कि, कि एक नॉनसेंस बात हम्म, होती है, हमारे पास इन दोनों की एक ही एक्सप्लेनेशन होनी हम्म, चाहिए। ओके, गो अहेड। अच्छा, अच्छा, अब हम शुरू करने लगे हैं कि, वेल एक्चुअली हम वो दूसरा काम शुरू करने लगे हैं, हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने लगे हैं।
लेकिन नहीं, अभी हम अब पहले हम इसी को खत्म करेंगे। अगर आपने हाँ, कुछ और हाँ। कहना है तो कर लें पहले। नहीं, आई थिंक मेरे पास तो कुछ नहीं और कहने को, आपने कुछ अच्छा, कहना है तो तो प्लीज़। मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये बना कि हमारे पास एक फिजिकल फिनोमेना है, लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट नहीं है, जिसका ये मतलब है कि हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। हमारे पास फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अब मुझे वो याद नहीं है, मैंने एक ज़माने में पढ़ी थी कि अगर आपको याद है तो प्लीज़ डू एक्सप्लेन कि आइंस्टाइन के ज़माने से पहले इसकी फिर क्या फिजिकल एक्सप्लेनेशन की जाती थी कि इसका ये मतलब है वहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई, कुछ आ गया, वो आ गया। वो पता वो नहीं वो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग कहते थे कि लाइट की स्पीड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, जैसे कि अभी देखो, ये वेव इक्वेशन जो है, वो एक तरह से ये कह रही है कि अगर ये वेव इक्वेशन सपोज़ करें कि वो होती, इनवेरिएंट होती, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये था कि लाइट की स्पीड सेम है, ये मतलब होता है इसका। हुँ, हुँ। लेकिन चूँकि ये सेम नहीं है, वेव इक्वेशन इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड सब क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, उनके लिए, ऑब्जर्वर्स के लिए सेम नहीं है, इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए। फिर वो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ईथर कॉन्सेप्ट जो है, इस तरह की चीज़ें हाँ, तो लेकर वो आए थे। राइट, तो वो उन सबको हमने डिस्कस करना है। तो हुँ, एक और बात उसमें थी कि जब आप मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर ये लगाते हैं, तो उस पे जब एक्स प्राइम के लिए जो वेव आती है, सरप्राइजिंगली वो भी आपको यही बता रही होती है कि वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल कर रही है। हुँ, तो दैट ये इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि हम एक्सपेक्ट हाँ, कर रहे थे कि वो किसी और स्पीड से होगी, क्योंकि हुँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे पास सेम स्पीड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ, इसमें एक और बात मैं क्या कहते हैं, बात कर दूँ, हो सकता है किसी को ये ना पता हो, क्योंकि ये बात कम बताई जाती है कि आइंस्टाइन जो है 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी उसने डेवलप की। लेकिन उससे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये जो माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट था, ये कब हुआ था? तो ये 1890s में हुआ था, हाँ, आस-पास इसके। तो ये काफ़ी पहले आइंस्टाइन की जो है ये स्पेशल हुँ, रिलेटिविटी की डेवलपमेंट से। तो इससे काफ़ी पहले कि आइंस्टाइन डेवलप करता, माइकलसन मोर्ले के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसका चूँकि रिज़ल्ट बहुत काउंटर इंट्यूटिव था, तो उसकी रेज़ोल्यूशन के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पहले से ही प्रपोज़ कर दी गई थी। हाँ, आइंस्टाइन से बहुत पहले। हुँ, इसको उस वक़्त कहते थे फ्रिट्ज़ गेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि या वो फ्रिट्ज़ गेराल्ड एक बंदा था, उसने ये की थी। तो इस तरह की चीज़ें जो थी, वो आइंस्टाइन से पहले थीं। लेकिन ये बहुत एड हॉक सा प्रपोज़ल था कि आपने बस, चूँकि आपको ज़रूरत पड़ गई इस प्रपोज़ल की, तो उसने कह दिया कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। चलो आइंस्टाइन ने ठीक आके है। एक तरह से ये बताया कि क्यों करती है। एक तरह से आप ये तो कह उस सकते पर हैं। हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी कन्वर्सेशन हुँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की खत्म होती है।